सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कल्पामृत सक्सेस एकेडमी जूम वेबिनार में आज आए हुए सभी साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी कल्पामृत मैनेजमेंट, कल्पामृत सक्सेस एकेडमी, जिनके द्वारा आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया गया है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस बीमारी मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सॉरी साथियों, थोड़ा सा सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई है। आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो हर घर में अपनी जगह बना चुकी है, जिसका नाम डायबिटीज यानी मधुमेह है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जो अपने साथ कई सारी बीमारियों को लेकर के आता है और धीरे 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 करके हमारे शरीर को बिल्कुल खोखला कर देता है। शायद आप सभी यहाँ पर जानते होंगे दीमक के बारे में। जिस तरह दीमक एक लकड़ी को धीरे धीरे करके खोखला कर देती है, उसी तरह शुगर हमारे शरीर को बिल्कुल खोखला कर देती है अंदर से और हमें पता भी नहीं चलता। शुगर की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे हमें आंखों से दिखना बंद हो जाता है, किडनी, लीवर और तमाम प्रकार की शारीरिक कमजोरी वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ से हमारे बहुत जो डायबिटीज पे आज की डेट में काम कर रहे हैं बड़े बड़े विशेषज्ञ, उनका कहना है कि आने वाले 2 दशकों के अंदर भारत एक शुगर की राजधानी बन जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जिन्होंने इस अभियान को चलाया है, हम सभी के आदरणीय डॉक्टर आर के सिंह जी, उनका कहना है कि शुगर अब कंट्रोल नहीं, बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो आज मैं इस पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो वेलकम है आपका। हम जाने कि मधुमेह क्या है। और मधुमेह का नाम सुनते ही बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, जैसे मधुमेह नहीं, कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बॉडी के अंदर। लेकिन मैं यहाँ पे कहूंगी कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मधुमेह बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि शुगर को लेकर के जो बहुत सारे लोग हताहत हो जाते हैं, सबसे पहले उनको तो खुद डॉक्टर बनना पड़ेगा। आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं,
आप अपने डॉक्टर खुद बन जाइए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शुगर हर बीमारियों का डॉन है, जरा सा भी डाउट नहीं है इस बात में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम उसको ठीक भी नहीं कर सकते। सारा दिमाग खेल जो है हमारे दिमाग का होता है, और अगर हमने ठान लिया है कि मुझे ये बीमारी ठीक करनी है तो वो ठीक हो जाएगी। तो मधुमेह का नाम आते ही हमारे मन में आता है कि अब हम जैसे लाइफस्टाइल पहले जीते थे मधुमेह से पहले, वो अब हम नहीं जी पाएंगे। हमें शारीरिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाएगा। अपनी मनपसंद की चीजें हम नहीं खा सकते हैं, और लाइफ टाइम हमें दवाइयों पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ये सबसे पहले उनके मन में आता है। भारत सरकार का मानना है कि देश में मधुमेह इतनी तेजी से फैल रहा है कि आने वाले 5 वर्षों में मधुमेह रोगों की संख्या 266% बढ़ सकती है। अंतर्राष्ट्रीय डायबिटीज फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 8.8% भारतीय डायबिटीज से पीड़ित है, और हमारे देश की आबादी कितनी है? 135 करोड़, जिसमें से लगभग 11.5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। 11.5 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारा जो शरीर है वो 70 लाख करोड़ कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिकाओं का को काम करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा का सोर्स ग्लूकोज यानी शुगर है। जो हम खाना खाते हैं उसे दो चीजें से पोषक तत्व मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद शुगर बनता है। पोषक तत्व और कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज यानी शुगर बनता है। शुगर जाकर के खून में मिल जाता है, और इंसुलिन का काम होता है ब्लड से शुगर को कोशिकाओं तक ले जाना। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका निर्माण पैनक्रियाज में होता है। बीटा सेल इंसुलिन बनाने का काम करता है। शरीर का प्रत्येक हार्मोन शरीर के अंगों तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाता है, जिससे आपके मूड, हेल्थ, वजन, पाचन, अन्य स्वास्थ्य संबंधी बातें समझ में आती हैं। अग्नाशय आपके पेट के पीछे एक स्थित अंग होता है। यह एक एंजाइम बनाता है जो भोजन के पाचन तंत्र में मदद करता है। यह हार्मोन भी बनाता है जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। जैसे अल्फा सेल आपके रक्त शर्करा को बढ़ाता है, बीटा सेल रक्त शर्करा के स्तर को कम करता है, डेटा सेल आपके हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करता है, और पीपी सेल पाचन स्राव को गतिशीलता को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन जो है वो आपके रक्त में घुल जाता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को रक्त से कोशिकाओं में पहुंचाता है। इससे कोशिकाओं को दो प्रकार से ऊर्जा मिल जाती है, शुगर और ऑक्सीजन। सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी का सोर्स शुगर और ऑक्सीजन है। शुगर अपने आप में एनर्जी नहीं है। शुगर को तोड़ने का काम ऑक्सीजन करता है। शुगर के 3 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिलकर ऊर्जा बनता है, इसीलिए हम इसको प्राणवायु भी कहते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर पानी बनता है, जो हमारे शरीर से पसीना आदि के रूप में बाहर निकलता है। ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर टॉक्सिन बनाते हैं। कोशिकाओं को अच्छे से शुगर नहीं पहुंचती, जिससे पूरी शरीर को ऊर्जा मिलना कम हो जाता है, और शरीर का अंग डैमेज होना शुरू हो जाता है। जैसे हमारे हार्ट फेल हो जाना, किडनी फेल हो जाना, तमाम प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, हर अंग को काम करने के लिए एक ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे हम गाड़ी वगैरह यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें पेट्रोल की जरूरत होती है तभी वो चलेगी। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर भी है। अगर हम उसको पोषक तत्व नहीं देंगे, या खाने पीने की जो उसमें ऊर्जा जिससे मिलती है, अगर हम वो नहीं देंगे, तो हमारा शरीर भी काम करना बंद कर देगा। जैसे हमारा हार्ट ले लो, बिना आराम के ही वो 24 घंटे धड़कता है। और किस लिए धड़कता है, किस वजह से धड़कता है? ऊर्जा की वजह से। इंसुलिन नहीं बनने के कारण हमारे शरीर में इंसुलिन इन 3 कारणों से नहीं बन पाता है। पहला है कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी और टॉक्सिन।
अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन की मात्रा होती है, तो उस वजह से भी इंसुलिन नहीं बन पाता है। किसी कारण से ब्लड शुगर में कोशिकाओं में नहीं जाता, इससे ब्लड ब्लड में शुगर बढ़ जाएगा, इससे ही डायबिटीज़ कहते हैं। जैसे अब हम अपने ब्लड शुगर को कैसे चेक करेंगे? सामान्य ब्लड शुगर को चेक करने के लिए 100 mg पर डीएल होना चाहिए। प्री डायबिटीज को हम कैसे चेक करेंगे? उसमें 100 से लेकर के 125 mg पर डीएल होना चाहिए। डायबिटीज 126 mg पर डीएल या इससे ऊपर होना चाहिए। भोजन के 2 घंटे बाद हम शुगर को कैसे चेक करें? सामान्य ब्लड शुगर 140 mg पर डीएल होना चाहिए। प्री डायबिटीज 140 से लेकर के 199 mg पर डीएल होना चाहिए और डायबिटीज 200 पर डीएल या इससे ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीजें क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे जो एलोपैथी डॉक्टर हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हैं, मैं उनसे क्षमा चाहूंगी कि मेरा उनकी भावनाओं को किसी भी तरह का ठेस पहुंचाने का कुछ बिल्कुल नहीं है। बट आज की डेट में जो सच्चाई है वो मैं यहाँ पर बयान करना चाहूंगी कि मैंने बहुत सारे पेशेंट को ऐसे देखा है कि उनका शुगर लेवल 110, 120, 130 भी रहता है तो भी उनको डायबिटीज डायग्नोज कर देते हैं और उनको हार्ड से हार्ड दवाई खिलाते हैं, जिसमें मेटफॉर्मिन, ग्लिमोप्राइड तरह की बीमारी देते हैं और आपको बोलते हैं कि आपने अगर इसकी इलाज नहीं करवाया तो आपको खतरा हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे हमारे जो आयुर्वेद के अनुसार मैं बताना चाहूंगी कि अगर आपका शुगर लेवल का जो स्तर है 170 और 150 के बीच में भी है तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं। हाँ, ये है कि हमें स्टार्टिंग में उसका पता चल गया है तो हम थोड़ा सा सावधानी बरत लेंगे, अदरवाइज घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं कि आपका इतना आ गया है तो आपको मुसीबत हो सकती है या आगे चल के प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है, बढ़ सकती है, वहां पे वो सही होते हैं, लेकिन जिस तरह से वो डरा देते हैं वहां पे वो बिल्कुल सही नहीं होते हैं। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा। अब डायबिटीज के लक्षण क्या होते हैं? जब किसी व्यक्ति को ये सिम्टम आने शुरू हो जाएं, बार बार टॉयलेट जाना, बहुत अधिक प्यास लगना, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाना, आंखों से कम दिखना, कोई भी चोट अगर आपको लग गई, छोटी सी भी चोट, वो जल्दी से ना भरना, भूख बहुत अधिक लगना, बिहेवियर में आपके चिड़चिड़ापन आ जाना, अचानक से शरीर का वजन कम हो जाना या बढ़ जाना, चक्कर आना और बीपी की प्रॉब्लम हो जाना और शारीरिक कमजोरी भी महसूस होना, ये डायबिटीज के लक्षण है। अगर आपको ऐसे सिम्टम नजर आते हैं तो आप इमीडिएट, बिना किसी सलाह के आप इमीडिएटली डॉक्टर से संपर्क करें और वहां पे अपनी शुगर की जांच कराएं। अब जिस व्यक्ति को मधुमेह के दुष्परिणाम अब हम जानेंगे मधुमेह के दुष्परिणाम क्या होते हैं। दुनिया भर में हर वर्ष लगभग 50 लाख लोग मधुमेह के कारण आंखों की रोशनी खो देते हैं। मधुमेह में गुर्दों की प्रॉब्लम होने का खतरा दोगुना हो जाता है। मधुमेह में हाथ पैर में शून्यता और नसों की कमजोरी हो जाती है। मधुमेह के रोगियों में हृदय रोग का खतरा दोगुना हो जाता है। बार बार टॉयलेट जाना हो जाता है। मधुमेह में पैरों की देखभाल न करने पर गैंग्रीन होने से पैर कटने की संभावना बढ़ जाती है। अब जानेंगे मधुमेह कितने प्रकार के होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज, ज्यादातर ये छोटे बच्चों में पाया जाता है। 25 साल से कम उम्र के लोगों में यह टाइप 1 डायबिटीज होती है। ऑटोइम्यून के कारण अग्नाशय के बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं और इसके फलस्वरूप इंसुलिन समुचित रूप से नहीं बन पाता है, अतः खून में ग्लूकोज का लेवल समानता रखने के लिए समय समय पर इंसुलिन का इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन का सही निर्माण और उपयोग न होने से होती है। ज्यादातर 30 साल की उम्र की बात होती है। जनरली ये टाइप 1 डायबिटीज 1 साल से लेकर के 25 साल के बीच टाइप में अगर किसी को डायबिटीज है तो टाइप 1 डायबिटीज में आती है, और अगर 30 से लेकर के आगे की जो भी उम्र होती है उसमें टाइप 2 में किसी को डायबिटीज होती है वो टाइप 2 डायबिटीज में आती है। इसमें होती है जेस्टेशनल डायबिटीज, जो गर्भावस्था में 99% केस ऐसे होते हैं जो गर्भावस्था में शुगर और थायराइड 100% निकलते ही निकलते हैं, तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, जो कि प्रेगनेंसी दौरान में हाई ब्लड शुगर की समस्या बढ़ जाती है।
मधुमेह की जटिलताएं, इसमें पैरों में दर्द होना, पेशाब ज़्यादा आना, बॉडी वीकनेस, नींद नहीं आना, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहना। एडवांस डायबिटीज कॉम्प्लिकेशंस, जो 2 साल से लेकर के 20 साल लगातार शुगर रहने पर हार्ट, किडनी, लीवर, शरीर के पार्ट खराब होना शुरू हो जाते हैं। 25 साल पहले सिर्फ 3 कारण से शुगर होते थे। पहला था आनुवंशिक, शारीरिक श्रम की कमी, तनाव। अब इसमें 2 कारण और ऐड हो चुके हैं। पोषक तत्व की कमी, कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फोरस, जो हमें हमारे शरीर को मिलना चाहिए वो आज की डेट में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। टॉक्सिन लेवल का बढ़ जाना, हमारे अनियमित खान-पान की वजह से कोशिकाओं को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, 50 साल पहले 10 करोड़ जीवाणु होते थे 1 चम्मच मिट्टी में, अभी 1 करोड़ के लगभग ही बचे हैं यूवी और पेस्टिसाइड के कारण। 27 फाइटोकेमिकल चाहिए अग्नाशय को प्रॉपर काम करने के लिए, जिसमें मुख्यतः सेलेनियम, मिलेनियम, क्रोमियम या 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो मिट्टी से खत्म हो चुके हैं। आज की डेट में हमारी जिंदगी भागदौड़ की हो गई है। जंक फूड हमें खाना को हम आजकल अवॉइड कर चुके हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व या प्रोटीन, आयरन की मात्रा मिलती है, उसको बिल्कुल हम अवॉइड कर चुके हैं। जंक फूड की तरफ जा रहे हैं, जिसमें पोषक तत्व बिल्कुल नहीं मिल पाता, केवल स्वाद के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी बनेगी तो भी टॉक्सिन बनेगा। कार्बन, ऑक्सीजन, ग्लूकाथियोन शरीर में स्वाभाविक रूप से होता है, यह लीवर द्वारा निर्मित होता है। सब्जियां, फल और भोजन में भी स्रोत पाए जाते हैं। दिन में जब भी हम तनाव लेते हैं तब भी टॉक्सिन लेवल बढ़ता है। खाने के सभी आइटम में हानिकारक रसायन, पेस्टिसाइड होने से भी टॉक्सिन शरीर में ज़्यादा होने से शरीर के सेल्स पोषक तत्वों को शोषित नहीं कर पाते हैं। आदर्श स्वास्थ्य के 4 स्तंभ, नियमित व्यायाम करना। आपको मॉर्निंग टाइम में जब भी आपको 10 मिनट, 5 मिनट, ऐसा नहीं कि आप घंटों-घंटों तक व्यायाम करिए। आप स्टार्टिंग में 2 मिनट, 5 मिनट, उसकी धीरे-धीरे करके उसका मिनट बढ़ाते जाइए, लेकिन आप व्यायाम ज़रूर करें। भरपूर आराम लें। 10 बजे के बाद आपको प्रयास करिए कि सो जाएँ और सुबह 5 बजे उठ जाएँ। सकारात्मक सोच रखना, हमेशा सकारात्मक बने रहें और संतुलित आहार खाएँ, ना कि जंक फूड खाएँ। नियमित व्यायाम, एक अध्ययन के मुताबिक लगभग 64% भारतीय कभी व्यायाम नहीं करते। इसमें भी महिलाओं की भी संख्या बहुत अधिक है। एक्सरसाइज करना हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़रूरी जितना कि भोजन करना या पानी पीना। जिन लोगों को डायबिटीज़ की समस्या है, ऐसे लोगों को रोज़ाना 21 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। आप चाहें तो योग भी कर सकते हैं। नियमित व्यायाम, तेज चलना, तैराकी करना, टीम स्पोर्ट्स, योग करना, डांस करना, सीढ़ी चलना, गार्डनिंग करना, साइक्लिंग करना, आपको इसमें से जो भी आसानी से कर सकते हैं, आप वो करिए। मांसपेशियाँ स्वस्थ रहती हैं, आपका बीपी सामान्य रहता है, कैलोरी बर्न होती है, तनाव दूर होता है और दर्द से छुटकारा मिलता है। बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है। प्रकृति के साथ तालमेल होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया, 5.5 घंटे की नींद ज़रूरी है। 11 बजे से सुबह 3 बजे तक कोशिकाएँ रिपेयर होती हैं। एक तो बोलते हैं कि आपने एक वर्ड सुना होगा, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है और एक होता है डायबिटीज़ फ्री। जो हम तमाम प्रकार की खतरनाक दवाइयाँ खा कर के डायबिटीज़ को कंट्रोल किए जा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको बोलते हैं कि हमारे कल्पामित के प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद आप डायबिटीज़ फ्री हो सकते हैं। इसमें शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, एलोपैथी मेडिसिन बंद हो जाती है, यूरिन से शुगर निकलना बंद होना, शारीरिक क्षमता पहले जैसा होना, फिजिकल प्रॉब्लम सब ठीक हो जाना। बिना कोई नुकसान, मधुमेह पूर्णतः प्राकृतिक उपचार, कल्पामित के उत्पाद। इसमें सबसे पहला जो हम मधुमेह पेशेंट को देते हैं, सबसे पहला देते हैं क्लियर टॉक्स। शरीर में कोई भी बीमारी हो, आप स्वस्थ भी हैं, क्लियर टॉक्स ज़रूर इस्तेमाल करें। शरीर में जमे हुए आम वात, कफ और टॉक्सिन्स आदि को बाहर निकाल कर नई ऊर्जा का संचार करता है। घर बैठे-बैठे आप अपने शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकते हैं। शरीर की क्लींजिंग के लिए बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन फार्मूला कल्पामित क्लियर टॉक्स। या हम यदि
हमारी बॉडी से टॉक्सिन सही से निकलते हैं, सेल्स को एनर्जी सही से मिले तो हमारी बॉडी अपने आप खराब पार्ट को भी सही कर देती है, चाहे वह पार्ट 30 से लेकर के 40% खराब ही क्यों ना हो। यहाँ पे एक छोटी सी बात है, ये है कि दरअसल हमारे जो रिश्तेपैथी डॉक्टर हैं और हमारा जो रिश्तेपैथी बुक है उसमें भी सेम चीजें लिखी हुई हैं। वो बोलते हैं कि आप 6 महीने में 1 महीने ही क्लियर टॉक्स को यूज करें, 10 बूंद सुबह 10 बूंद शाम को। लेकिन ये मेरा अनुभव है, इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया है 2-3 पेशेंटों पे और बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है उस पे। आप 1 महीने तो लीजिए, लेकिन उसके सेकंड मंथ भी आप इसको हफ्ते में मतलब 7 दिन के डिफरेंस में आप 8 बूंद ले सकते हैं 24 घंटे में 1 बार, पूरे 1 महीने तक। उसके बाद उसका 15-15 दिन पे आप तीसरे महीने भी लीजिए, लगातार 3 महीने लीजिए, इसका कहीं कोई नुकसान नहीं, क्योंकि आज की डेट में हम कुछ ना कुछ जंक फूड खा रहे हैं और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिन्स लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमें और भी चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि क्लियर टॉक्स को आप 3 महीने लीजिए। पहले महीने तो आप जिस तरीके से आपको हमारे रेसिपैथी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसके अनुसार लीजिए। दूसरे महीने आप 7 दिन के डिफरेंस में लीजिए 8-8 बूंद, और तीसरे महीने आप उसको 15-15 की गैपिंग में लीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर पेशेंट के लिए ही मैं बता रही हूँ, ये हम आप भी ले सकते हैं। मैं ईश्वर की कृपा से मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ का पूरा पालन करती हूँ। ये मैंने अपने सामने आँखों के सामने मैंने आश्चर्यजनक परिणाम देखा है इस चीज़ का। लाखों रुपए लोग इसके लिए खर्च कर देते हैं, तो हमारे पास तो सल्फामेट का अवेलेबल है, तो हम क्यों नहीं ले सकते। अब आता है ईएमआर, एनर्जी मैनेजमेंट रेगुलेटर। ईएमआर एक शक्तिशाली सेलुलर भोजन है, कोशिकाओं के अंदर जाकर उनकी मरम्मत करता है। हमारे शरीर के अंदर जो सेल्फ हीलिंग पावर और ऑटो इम्यून पावर है वह पुनः लौट आती है। ईएमआर स्वस्थ सेल को स्वस्थ रखता है और अस्वस्थ सेल को स्वस्थ बना देता है, इसलिए स्वस्थ लोगों के लिए भी या बीमारी लोगों के लिए भी है। मतलब आप इसको बीमार हैं या स्वस्थ हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, आप जिस भी यंग एज में हैं, हम सभी ले सकते हैं। मधुमेह, इसको मधुमेह लोगों के पेशेंट को भी दे सकते हैं, जिसमें बीपी, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी प्रॉब्लम्स, माइग्रेन जैसे सब प्रॉब्लम को ठीक कर देता है। टॉक्सिन बाहर निकलता है, पैनक्रियाज को जो न्यूट्रिशन चाहिए 27 फाइटोकेमिकल उपलब्ध करवाता है, बीटा सेल को बढ़ाता है। फाइटोकेमिकल एक साथ 150 से ज़्यादा यूज करने पर शरीर को नुकसान नहीं होता, केमिकल में से एक से ज़्यादा यूज करने पर शरीर को नुकसान देता है। बाजार में उपलब्ध सिंथेटिक दवाइयाँ बीटा सेल को निर्माण या स्वस्थ नहीं कर पाती हैं, बीटा सेल को रिजुमिनेट पुनः बनाता है, रिजुमिनेट फिर से नया करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, उत्पादन और खपत को मैच करता है। ईएमआर को सेवन करने के लिए सुबह खाली पेट 30 बूंद या 30 से 25 बूंद आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। शाम को खाना खाने के बाद सोने से पहले 30 बूंद ले सकते हैं गुनगुने पानी में। 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डालकर इसको लेना है। जब आप इंसुलिन ले रहे हो या गैंग्रीन ना भरने वाला घाव हो या किडनी प्रॉब्लम हो, तब सुबह खाली पेट 30 बूंद लेना है, दोपहर खाने के बाद 30 बूंद लेना है, शाम को खाना खाने के बाद भी 30 बूंद लेना है। 1 कप हल्के गुनगुने पानी में डालकर लेना है। इसको कौन ले सकता है? डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं, प्री डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं और नॉन डायबिटिक वाले भी ले सकते हैं। इसको हर यंग एज के व्यक्ति ले सकते हैं, चाहे वो बीमार हैं या स्वस्थ हैं। कल्पा बीटा, कल्पा बीटा फाइटोन्यूट्रिएंट्स, खनिज लवण, विटामिन, एमिनो एसिड से भरपूर या शरीर में हरे रंग के रक्त के लिए पूरक स्रोत का काम करता है। इसमें विटामिन B12 भी भरपूर मात्रा है, जिसके अंदर आज के डेट में विटामिन B12 की भी कमी हमारे शरीर के अंदर हो जाती है, तो यह उसको पूर्ति करेगा। सुबह सुबह नाश्ते के बाद लेना है 5 ml। शरीर को विषैले पदार्थों से मुक्त करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अत्यधिक सहायक होता है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन को बढ़ाकर शरीर की अशुद्धियों को दूर करता है, डिप्रेशन से निपटने और उच्च रक्तचाप को कम करने में मदद करता है। यह बॉडी में विटामिन डी को मेंटेन करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने में सहायता प्रदान करता है। यह पोषक तत्वों को शक्ति स्रोत और संपूर्ण कायाकल्प का साधन है। अब इसमें आता है करेला जामुन जूस। मधुमेह के उपचार में असरदायक होता है, चेहरे के काले धब्बे को मिटाता है, हृदय रोग में लाभकारी होता है, त्वचा से संबंधित रोगों से मुक्ति दिलाता है, आपकी पाचन तंत्र संबंधी प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। महिलाओं के लिए भी लाभकारी है।
इस अगला आता है मधुमेह। मधुमेह रक्षिका रक्त शर्करा के को नियंत्रण में रखता है, मस्तिष्क विकार में राहत होता है, चिड़चिड़ापन से छुटकारा, आंखों में धुंधलापन कम हो जाता है, अत्यधिक प्यास नहीं लगती, तनाव की स्थिति में सहायक होता है, संक्रमण से बचाता है ये। इसमें एक प्रोडक्ट है मधुर अमृत के नाम से, जो हम अक्सर डायबिटीज पेशेंट को देते हैं। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए लोग चीनी की चीजों से परहेज करते हैं, लेकिन उसके बदले चाय, कॉफी या दूसरी चीजों में शुगर फ्री गोलियां इस्तेमाल करते हैं। ये कृत्रिम मिठास हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों का भी खतरा बढ़ा देती है। आर्टिफिशियल स्वीटनर के लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। तो जिसके आप जो भी शुगर फ्री टैबलेट खा रहे हैं उसको ना खा करके आप हमारे मधुर अमृत का इस्तेमाल करेंगे। इसमें किसी व्यक्ति को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी असरकारक होता है। आप गुनगुने पानी में 2 बूंद डाल करके दे दीजिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। कोई मधुमेह से पीड़ित है, अगर उनको मीठा खाना है या चाय पीनी है, कॉफी पीनी है, सेवई जो भी खानी है उनको मीठा, तो उसमें 2 बूंद डाल करके आप उनको खिला देंगे, तो जो ये गोलियां खा रहे हैं शुगर फ्री, उससे कहीं हद तक हमारा मधुर अमृत फायदेमंद रहेगा उनके लिए। क्लियर टॉक्स सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट आधा कप हल्के गुनगुने पानी में 10 ड्रॉप डालकर लेना है 1 महीने तक, जैसा मैंने अभी आपको उसके बारे में बताया। इसके बारे में मैंने एक चीज बताना मैं भूल गई। क्लियर टॉक्स को जैसे मैंने बताया 3 महीने तक लेना है आपको, कंडीशन मैंने बता ही दी थी। बस उस कंडीशन में नहीं देना जिस किसी व्यक्ति को लूज मोशन लगे हों, उस कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं देना है। सर्दी जुकाम हो रहा हो तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना है। ईएमआर सुबह खाली पेट 1 कप हल्के गुनगुने पानी में 30 बूंद या 25 बूंद डालकर लेना है। शाम को खाना खाने के बाद सोने से पहले 1 कप गुनगुने पानी में 30 बूंद डालकर लेना है। कलबीटा 5 ml आधा कप हल्के गुनगुने पानी में नाश्ते के बाद लेना है। सुबह 24 घंटे में एक ही बार लेना होता है। करेला जामुन जूस 1 कप हल्के गुनगुने पानी में 15 ml डालकर खाने के 1 घंटे पहले लेना है, सुबह और शाम। मधुमेह रक्षिका 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है। किसी व्यक्ति को 300, 400 या 350 की शुगर का जो उनका स्तर है वो 300-400 के अप्रोक्सीमेट है। तो ऐसी कंडीशन में जो मधुमेह रक्षिका की टैबलेट है, आप वो 2-2 टैबलेट कर सकते हैं सुबह और शाम के लिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ही आपका शुगर लेवल स्तर में आता है, मतलब 200 या 250 के बीच में आता है, तो आप उसकी कैप्सूल एक-एक कर सकते हैं यहाँ पर। अगर 200 के नीचे है, तो आप मधुमेह रक्षिका इसका इस्तेमाल ना करें। ईएमआर फूड हैबिट्स खाने के लिए सुझाव के अलावा हम भोजन की आदतों, जीवन शैली में बदलाव लाने की सलाह देते हैं। सुबह नाश्ते में अंकुरित मूंग जरूर खाएं। रात को आप उसको भिगो दें, किसी सूती कपड़े में बांध कर रख दें, सुबह वो अंकुरित मिलेगा। आप इसको जितने भी शुगर पेशेंट हैं उनको गुड़ के साथ अगर ये खाएंगे, गुड़, अभी आपके मन में डाउट आएगा कि हमें तो मीठा मना किया गया, लेकिन गुड़ उतना नुकसान नहीं करता अगर हम क्वांटिटी में खाएंगे तो। अंकुरित मूंग के साथ 1-2 थोड़ा-सा गुड़ की क्वांटिटी लेकर के खाएँगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। भोजन में 30 से अधिक मात्रा में ग्रीन सलाद, चुकंदर सहित मौसम के जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, आप वो खाएँ। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी का जितना भी हिस्सा होता है, आप उसका सलाद खाएँ, खाना खाने के ठीक 1 घंटे पहले। खाने के साथ आप सलाद बिल्कुल ना खाएँ। जितना आप कच्चा खाएँगे, उतना आपके लिए, शरीर के लिए अच्छा रहेगा। बहुत लोग कहते हैं मैं बगैर चावल के नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, तो आप चावल भी खा सकते हैं, लेकिन चावल पकने के 30 मिनट के अंदर-अंदर खाएँगे। आप भगोने में बना रहे हैं, कुकर में बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रखे हुए चावल को ना खाएँ। 30 अगर आपका खाने का मन ही है, तो आप 30 मिनट के अंदर खा लें उसको। और चावल और आलू का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी ना रखें, या तो आप आलू ही खाएँ या तो आप चावल खाएँ, दोनों एक साथ कभी ना खाएँ। सबसे पहले खाने में हमें रोटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। कृपया इन फलों को कम मात्रा में खाएँ। केला, आम, अंगूर, सीताफल, चीकू को सप्ताह में 1 या 2 बार उचित मात्रा में ले सकते हैं। फलों के अलावा इन फलों को नियमित रूप से लेना चाहिए। 5 सब्जियाँ ज़्यादा खाएँ। जो डायबिटीज़ पेशेंट है हमारे, उनको अपने खाने में बैंगन, भिंडी, करेला, सहजन इनका इस्तेमाल ज़्यादातर करना चाहिए। एनिमल प्रोटीन डाइट, डेयरी प्रोडक्ट अपनी डाइट से हटा दें, तो इंसुलिन आधे पर आ जाएगा। इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, चाय पी लेते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं या दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं। जितना आप दूध से बनी हुई चीज़ों से दूर रहेंगे, उतना आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि डायबिटीज़ पेशेंट को ये दूध बनी हुई चीज़ें
बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, और अगर उसका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, तो जो उनका इंसुलिन लेवल है वो आधे पर आ जाएगा। 15 दिन में 15 मिनट धूप में बैठना चाहिए, विटामिन डी की कमी ना होने दें, क्योंकि विटामिन डी की कमी से डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है। सूर्य की किरण सीधा शरीर पर लगे, इसलिए थोड़े कम कपड़ों में बैठे। यहाँ पर मैं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एरिया से कॉल आते हैं, तो वहाँ पे उनको मेडिसिन दी जाती है कल्पामिट वाली, जिस भी माध्यम से रहते हैं, तो उनको बोलते हैं कि हमें तो आप लोग तो बेवकूफ़ बनाते हैं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, मेडिसिन हम पे काम नहीं कर रही। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछती हूँ, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने विटामिन डी लिया? तो बोलते हैं विटामिन डी क्या होता है? तो इस बात का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी डायबिटीज पेशेंट को अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं कल्पामिट की, तो सबसे पहले मेडिसिन देने के 15 दिन बाद आप उनका विटामिन डी टेस्ट जरूर करवाएं, बिना टेस्ट के, क्योंकि कई बार अगर 30 के लेवल 30 विटामिन डी का जो लेवल होता है 30 के नीचे है, तो वहां पर हम इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं, और अगर 30 के ऊपर है तो वहां पर हम टैबलेट सजेस्ट करते हैं। अगर जैसे कि एक घर को बनाने के लिए एक नींव की जरूरत होती है, तभी वो नींव के ऊपर वो घर बनता है, उसी तरह पूरी बॉडी को चलाने के लिए विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी के अंदर है, तो आप कुछ भी खा पी रहे हैं, आपको वो नहीं लगेगा। फिर आप बोलेंगे कि हमारी दवाइयाँ सूट नहीं कर रही, मैं जो खा पी रहा हूँ वो मुझे असर नहीं कर रहा है। तो इसलिए विटामिन डी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक डाउट और होता है कि मैं कहते हैं हम सूर्य की किरणों में रहने के लिए, तो बोलते हैं कि मैं दिन भर बाहर रहता हूँ, तो हमें धूप तो लगती रहती है, हमारा काम ही वैसा है। ऐसा नहीं है। जो अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है ना, वो आपके शरीर को फायदेमंद होती है। जितना कम कपड़ों में बैठेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। और जो सूर्य की रोशनी होती है, वो आपके पेट में लगनी चाहिए, तो आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जितने भी डायबिटीज पेशेंट है, ये हम आपके अंदर भी विटामिन डी की कमी है। अगर हम डायबिटीज नहीं भी हैं, तो भी हमें आज की डेट में विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना चाहिए। कल को हमें भी विटामिन डी की कमी ना हो जाए, तो पहले से अगर हम उस चीज का ध्यान रखेंगे, तो हमें विटामिन डी की कमी नहीं होगी। सुबह शाम आप 10 मिनट 15 मिनट ओम का उच्चारण जरूर करें, क्योंकि ओम के उच्चारण से पूरी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है, जिसमें हमें बहुत फायदा मिलता है। तो 10 मिनट 15 मिनट जो भी आपके पास समय है सुटेबल, आप उस समय में आप सुबह शाम ओम का उच्चारण जरूर करें। व्यायाम, शारीरिक व्यायाम करें। चीनी मिठाई बंद कर दें। स्टेविया मधुरम जैसे प्राकृतिक स्वीटनर का उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति ईएमआर के साथ उपरोक्त उपायों को अपना रहा है, तो उसे प्रमाणित किया गया है डायबिटीज कंट्रोल नहीं, डायबिटीज मुक्त हुआ जा सकता है। व्यक्ति स्वस्थ जीवन और मधुमेह मुक्त जीवन जिएगा। मधुमेह मुक्त समाज बनाने में कल्पामित परिवार के सहयोगी बनकर आप स्वस्थ मानव समृद्ध परिवार मिशन में शामिल हो सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आज मुझे पहली बार जूम प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया गया था, तो मैंने इस पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और मेरे कुछ डायबिटीज पेशेंट को लेकर के मेरे कुछ अपने अनुभव थे, वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की दवाई देने के बाद अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, या कुछ भी तरह की उनको दिक्कत और महसूस हो रही है, तो वहाँ पे तुरंत के तुरंत आप उनका विटामिन डी का टेस्ट जरूर करवाएं। विटामिन डी का मैनेज उसका जो लेवल होना चाहिए स्वस्थ मानव के अंदर, वो 60 से लेकर के 80 के बीच में होना चाहिए, तब आपका विटामिन डी का लेवल सही हो जाएगा। इसमें धीरे-धीरे करके वो हमारी जो कल्पामित की दवाइयाँ हैं, वो प्योर आयुर्वेदिक हैं, किसी भी तरह का उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, क्लियरटॉक्स को लेने के बाद किसी-किसी व्यक्ति को, सारे व्यक्ति को नहीं, किसी-किसी व्यक्ति को थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है, उनको लूज़ मोशन लग जाता है, सर्दी जुकाम लग जाता है, हाथों-पैरों में जलन हो जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं उस कंडीशन में कहना चाहूँगी कि आप उन सारी चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, ना कि आपको नुकसान पहुँचा रहा है। हम अगर किसी चीज़ को धोएँगे या साफ करेंगे, तो हमें तो तकलीफ देगा ही देगा। तो हमें उसको इग्नोर करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी, आप भी, और जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, जिस भी माध्यम से आप जुड़े हैं, तो विटामिन डी का विशेष ध्यान रखें। किसी को भी किसी भी तरह की दवाई दे रहे हैं, ओनली डायबिटीज ही नहीं, किसी भी तरह की आप दवाई दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले उनका डायबिटीज टेस्ट जरूर करवाएं। मेडिसिन देने के 15 डेज बाद आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, और उसके अनुसार आप उनको दवाई दें। थैंक यू सर।